हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब पर। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 के अंतिम पाठ को, यानी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। इससे पहले दोस्तों 7 पाठों का हमने गद्य के पाठों का अध्ययन कर लिया है। यदि आपने अभी तक वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के आप उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों सभी के क्वेश्चन आंसर आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएंगे। ठीक है, कृपया कमेंट करके बताएं और उन्हें टेलीग्राम ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जन्म दोस्तों आपका हुआ था 14 अप्रैल सन 1891 महू मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे पहले जीवन परिचय पढ़ते हैं। आपको पता है कि बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान के निर्माण में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है वो इन्होंने निभाया था। कानून विशेषज्ञ, विधि विशेषज्ञ, ठीक है, विदेश से पढ़ कर के आए, बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी व्यक्ति हैं। तो 14 अप्रैल को अम्बेडकर जयंती है, अभी अभी गई है, मनाई जाती है। 1891 में महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। प्रमुख रचनाएँ, एक दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिछले बार के पेपर में फर्स्ट पेपर था जीके का, उसमें अंबेडकर की 4 रचनाएं पूछ ली गई थी कि निम्न में से कौन सी अंबेडकर की रचना नहीं है। जबकि जीके के दोस्तों फर्स्ट पेपर में केवल भारतीय संविधान में अंबेडकर का योगदान है वो लिखा गया है। ठीक है, वहाँ पर कोई भी जीवन परिचय नहीं है। लेकिन दोस्तों जो हिंदी थे, जिन्होंने हिंदी की पाठ्यपुस्तक को, इस पाठ्यपुस्तक को यदि ढंग से पढ़ा होगा मान लीजिए, या फिर रचनाएं पढ़ी होंगी, अब के टाइम पर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए और आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं तो सोचिए आप पुस्तकों को वो क्वेश्चन उनका सही हो गया होगा, चाहे उन्होंने जीके के पेपर में पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। तो इस प्रकार दोस्तों एक विषय है वो दूसरे से दोस्तों अंतर संबंधित होता है, इंटरकनेक्ट होता है, और आपको ऐसे ही कनेक्शन करके पढ़ना चाहिए। तो इनकी प्रमुख रचनाएँ कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। दी कास्ट्स इन इंडिया, कि जाति, जो भारत में जातियां हैं वो किस प्रकार विभाजित हैं। देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, 1917 में प्रथम प्रकाशित कृति है। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ये इनकी दोस्तों पहली रचना है। द अनटचेबल्स हु आर दे, दूसरी महत्वपूर्ण रचना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर द शूद्राज, ये भी दोस्तों आपके 1946 में, सन आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये दोस्तों तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। बुद्धा एंड हिज धम्मा, तो ये भी दोस्तों उस समय ऑप्शन में था, तो ये भी इनकी महत्वपूर्ण रचना है। थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, ये भी दोस्तों उस समय पुस्तक में उसमें विकल्प में था, तो ये भी दोस्तों बहुत प्रमुख रचना है इनकी। थॉट्स द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, द एवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, ये इनकी पीएचडी की थीसिस है। तो आपको 4-5 रचनाएं इनकी फेमस हैं दोस्तों। द कास्ट इन इंडिया एक, द अनटचेबल्स हु आर दे, हु आर शूद्राज, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट्स। तो ये 5 है, आपको ये रचना याद रखनी है। इसके अलावा और देखते हैं। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन, कि भारत की जो महिला है उसका चढ़ाव और उसका उदार, राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन। एनीहिलेशन ऑफ द कास्ट, ये भी आपकी महत्वपूर्ण रचना है, तो ये भी आपको याद रखनी है। लेबर एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, पुस्तकें में भाषण हैं। मूक नायक, बहिष्कृत और भारत जनता, तो यह दोस्तों 4 पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था। मूक नायक, ठीक है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि मूक नायक, मूक यानी कि दोस्तों दलित वर्ग, और उनका नायक है अम्बेडकर। ठीक है, तो ये इस प्रकार मूक नायक है, उनकी आवाज़ था दोस्तों ये पत्र। तो मूक नायक, बहिष्कृत, भारत और जनता, इन 4 पत्रों का संपादन है वो किया था। आपसे 4 विकल्प में देकर के पूछ सकता है कि अम्बेडकर ने कौन से पत्र का संपादन नहीं किया था। तो मूक नायक, बहिष्कृत, ये तो आप दोनों याद रख लेंगे कि दलितों से संबंधित है, दलितों को बहिष्कृत किया जाता है, मूक है। और भारत और जनता, ठीक है, तो भारत की जनता जो दलित है वो मूक है और बहिष्कृत है। तो ये इस प्रकार आप याद रख सकते हैं। हिंदी में उनका संपूर्ण वाङ्मय भारत सरकार के कल्याण मंत्रालय बाबा साहब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। तो 21 खंडों में इनका दोस्तों पूरा साहित्य है, पूरी पुस्तकें हैं, पूरा लेख भाषण जो भी है 21 खंडों में दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, वाङ्मय होता है दोस्तों साहित्य,
ठीक है, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। इनकी मृत्यु है दिसंबर 1956 में दिल्ली में हो गई थी। अगर इंसानों के अनुरूप जीने की सुविधा कुछ लोगों तक ही सीमित है, तब जिस सुविधा को आमतौर पर स्वतंत्रता कहा जाता है उसे विशेषाधिकार कहना उचित है। तो इसके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि भाई यदि आम तरह से जीवन की, ठीक है, इंसानों को अपने अनुसार जीने की सुविधा है, वो केवल यदि उच्च वर्ग है, सवर्ण वर्ग है, उस तक ही यदि सीमित है, तो फिर दोस्तों इसको विशेषाधिकार कहना चाहिए। ठीक है, इसे स्वतंत्रता नहीं कहना चाहिए। मानव मुक्ति के प्रोदा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। सबसे बड़ा भारत का दोस्तों आज़ादी के समय सबसे बड़ा यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद में बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर, तो ये दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा आपके जीके में भी पूछा जा सकता है और यहाँ पर भी, कि बड़ौदा नरेश, किस नरेश के प्रोत्साहन पर ये विदेश गए थे, कहाँ से इन्हें छात्रवृत्ति मिली थी? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क अमेरिका गए और वहाँ से फिर ये लंदन गए। ऐसा कहा जाता है दोस्तों जब ये एक पहली बार पढ़ करके जब आ रहे थे तो इनका किताबों से दोस्तों भरा हुआ इनका एक पूरा जहाज़ समुद्र में डूब गया था। ठीक है, इतनी किताबें पढ़ते थे, इतनी किताबें इन्होंने पढ़ी, तभी इनकी जल्दी मृत्यु हो गई थी। तो इनका पूरा का पूरा जहाज़ भर कर के ला रहे थे किताबों का, तो वो समुद्र में इनका डूब गया था। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। सब मिलाकर वे इतिहास मीमांसक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद, धर्म दर्शन के व्याख्याता बन करके उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी की। समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूतों, स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया। आज के समय में दोस्तों अम्बेडकर की ये स्थिति है कि लगभग विदेशों में लगभग 56 से अधिक देशों में दोस्तों इनकी है मूर्तियां बनी हुई हैं, माना जाता है अम्बेडकर को। ठीक है, दलितों में ये स्थिति है दोस्तों, भगवान से ऊंचा दर्जा है वो अम्बेडकर को दिया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माताओं में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आधुनिक भारतीय चिंतन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान के अधिकारी हैं। आपको शायद मालूम होगा कि भारतीय संविधान के गठन के लिए एक प्रारूप समिति का गठन किया गया था जिसमें 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों में से दोस्तों जिसने सबसे ज़्यादा काम किया था, जिसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी पूरा संविधान लिखने में, वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने जीवन भर दलितों की मुक्ति एवं सामाजिक समता के लिए संघर्ष किया। उनका पूरा लेखन इसी संघर्ष और सरोकार से जुड़ा हुआ है। स्वयं दलित जाति में जन्मे डॉक्टर अंबेडकर को बचपन से ही जाति आधारित उत्पीड़न, शोषण और अपमान से गुजरना पड़ा था। इसलिए विद्यालय के दिनों में जब एक अध्यापक ने उनसे पूछा कि तुम पढ़ लिख कर क्या बनोगे, तो बालक भीमराव ने जवाब दिया, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगा, अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा, छुआछूत को ख़त्म करूंगा। तो एक बार की घटना है दोस्तों, मैंने क्या है एक बार अंबेडकर की प्रतियोगिता में भाग लिया था। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने इनका पूरा है जो जीवन परिचय बहुत विशद तरीके से मैंने इनको पढ़ा कि वास्तविकता में अम्बेडकर क्या थे। तब मुझे दोस्तों पता चला कि वास्तव में ही अम्बेडकर जैसा कोई जीव है वो हुआ था। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 200 वर्षों में दोस्तों उन्होंने कहा था कि 200 वर्षों के इतिहास में इस विद्यालय में यदि कोई सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति निकला है तो वो दोस्तों अम्बेडकर है। ठीक है, इनके साथ में दोस्तों बचपन में क्या हुआ था, एक बार बरसात पड़ रही थी तो दोस्तों छज्जे के नीचे ये किसी के खड़े हो गए। तो इतनी छुआछूत दोस्तों विद्वान थी कि उस छज्जे के नीचे भी दोस्तों खड़ा नहीं रहने दिया जाता था। बाहर जंगलों में से दोस्तों ये देख देख करके पढ़ते थे। ठीक है, रोड की लाइटों के नीचे दोस्तों ये पढ़ते थे। ठीक है, इसके अलावा चलिए ये तो छोटे स्तर की बात है, जब ये दोस्तों कानून की शिक्षा लेकर के विदेश से पढ़े लिखे आ गए तब भी दोस्तों जब ये बम्बई के उसमें एक कॉलेज था उसमें पढ़ाते थे तब भी इनका जो पानी पीने का मटका है वो अलग रखा जाता था। तो सोचिए किस प्रकार की इन्होंने जीवन देखा है, तभी तो इनमें दोस्तों इतना विद्वेष भरा हुआ था इस छुआछूत को, सवर्ण समाज के प्रति लेकर के। ठीक है, जो भी दोस्तों ये सामाजिक परिस्थितियां हैं, ठीक है, सामाजिक विषमताओं के प्रति इनके मन में यही विद्वेष भरा हुआ था। इन्होंने कहा था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। इसीलिए इन्होंने 1956 में दोस्तों बौद्ध धर्म है वो ग्रहण कर लिया था। डॉक्टर अंबेडकर ने अपना पूरा जीवन इसी संकल्प के पीछे झोंक दिया कि उसके लिए उन्होंने जमकर पढ़ाई की। व्यापक अध्ययन एवं चिंतन मनन के बल पर उन्होंने हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम में एक नई अंतर्वस्तु भरने का काम किया। वह यह था कि दास्ता का सबसे व्यापक व गहन रूप सामाजिक दास्ता है। ठीक है,
तो अम्बेडकर ने दासता का सबसे गहन रूप किसको माना है? सामाजिक दासता को। उसके उन्मूलन के बिना कोई भी स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार रहेगी, इसलिए अधूरी होगी। उनके चिंतन व रचनात्मकता के मुख्य 3 प्रेरक व्यक्तित्व रहे, बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले। बुद्ध ने दोस्तों साहब काम किया, अछूत गरीब सबसे ऊपर उठ करके उन्होंने सामाजिक समानता का काम किया। कबीरदास भी ना तो जाति को मानते थे ना धर्म को मानते थे। इसके अलावा ज्योतिबा फुले थे दोस्तों, सवर्ण समाज थे, ठीक है। फिर भी दोस्तों उन्होंने सब अछूतोद्धार का काम किया था, ठीक है। स्त्री पुरुष से समानता का विरोध वो किया था, समर्थन किया था। जातिवादी उत्पीड़न के कारण हिंदू समाज से मोहभंग होने के कारण वे बुद्ध के समतावादी दर्शन में आश्वस्त हुए थे। कौन सा दर्शन में? समतावादी। 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख अनुयायियों के साथ में बौद्ध मतानुयायी बन गए। भारत के संविधान निर्माण में उनकी महती भूमिका और एकनिष्ठ समर्पण के कारण ही आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता कहकर के श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी समूची बहुमुखी विद्वता एकांत ज्ञान साधना की जगह मानव मुक्ति व जन कल्याण के लिए थी। यह बात वे अपने चिंतन और क्रिया के क्षणों में बराबर साबित करते रहे। अपने इस प्रयोजन में वे अधिकतर सफल भी हुए थे। तो इस विषय में दोस्तों इनके पास में ऐसा कहा जाता है लगभग 36 उपाधियाँ थी। डबल दोस्तों एम ए थी 6-6, 7-7 सब्जेक्ट्स में। और सब्जेक्ट्स भी दोस्तों ऐसे नहीं, इकोनॉमिक्स, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस, ऐसी कठिन विषय दोस्तों जिनको हमने नाम भी नहीं सुना है। तो इस प्रकार दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी माइंडेड आदमी था अम्बेडकर। यहाँ प्रस्तुत पाठ अम्बेडकर के विख्यात भाषण सबसे मोस्ट दोस्तों क्वेश्चन बनता है, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, ठीक है, 1936 के ललई सिंह यादव द्वारा कृत हिंदी रूपांतर जाति भेद का उच्छेद के 2 प्रकरणों के तौर पर है। तो आपको याद रखना है कि इन्होंने एक भाषण दिया था जिसका नाम था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, 1936 में, जिसका अनुवाद है वो ललई सिंह यादव ने किया था और उस अनुवाद का नाम था जाति भेद का उच्छेद। उसके 2 प्रकरणों को लिया गया है यहाँ पर। यह भीषण जाति पांति तोड़क मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन 1936 के अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया था। तो ये भाषण कहाँ दिया था? लाहौर के वार्षिक सम्मेलन में 1936 में। परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों का पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन ही स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में अम्बेडकर ने इसे स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में प्रकाशित कर वितरित किया, जो पर्याप्त लोकप्रिय हुई। उसके अनुसार समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ठीक है, ये दोस्तों इसका प्राण तत्व है इसका लेख का, कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता, ये 3 तत्व आदर्श समाज में अनिवार्यतः होने चाहिए। अम्बेडकर के अनुसार आदर्श समाज के लिए कौन सा तत्व अनिवार्य नहीं है? तो वहाँ पर 4 विकल्प दे देगा और आपको चूज करना होगा कि समानता, स्वतंत्रता और बंधुता ये होनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र, सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति या समाज को सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान की प्रक्रिया के अर्थ तक भी पहुँचे। यहाँ प्रस्तुत पाठ उक्त पुस्तिका के प्रतिनिधि प्रकरण हैं। आज के जाति मजहब आधारित विषाक्त सामाजिक राजनीतिक माहौल में इसकी प्रासंगिकता और बढ़ गई है। तो श्रम विभाजन और दोस्तों जाति प्रथा पर इनके जो 2 लेख हैं वो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है, वो उस जाति प्रथा और उसका उच्छेद, वहाँ से दोस्तों ये लिए गए हैं। तो यह विडंबना की बात है। पहला तो दोस्तों श्रम विभाजन के ऊपर है, ठीक है, पहला, और दूसरा है इनका जाति प्रथा के ऊपर। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। इसके पोषक कई आधारों पर इसका समर्थन करते हैं। समर्थन का आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक समय सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक माना जाता है। यानी श्रम विभाजन क्या है दोस्तों? कि जातियों के आधार पर श्रम विभाजन कर दिया गया, आप इस काम को करेंगे, आप इस काम को करेंगे, आप इस काम को करेंगे, ठीक है। तो एक आधुनिक जो जाति प्रथा के जो पोषक हैं, समर्थक हैं, वो इस बात को देते हैं भाई सभ्य यदि हमें को कुशल काम करना है तो कुशल काम करने के लिए आपको काम को बांटना पड़ेगा आदमी के हिसाब से। और चूंकि जाति प्रथा भी श्रम विभाजन का ही दूसरा रूप है, तो जाति प्रथा को किसका दूसरा रूप माना है? श्रम विभाजन का। यदि आपने मान लीजिए 10 आदमी हैं, 10 आदमी में आपने श्रम विभाजन कर दिया और उसी की यदि आपने परंपरा बना दी तो फिर दोस्तों वो जाति का ही रूप धारण कर लेती है। वैदिक काल में आप देखते हैं कि जो आदमी का जो जाति थी वो आपकी कर्म के आधार पर निर्धारित होती थी, ठीक है। यदि कोई मान लीजिए यदि आप कपड़े धोता है तो वो धोबी कहलाएगा, ठीक है, बर्तन बनाता है तो वो कुंभकार कहलाएगा। उसके बाद में उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ कि जाति को जन्म से आधार पर ही हमने निर्धारित कर दिया। उसके बाद में फिर जाति है जो जन्म जिस कुल में जब पैदा लेगा वो उसी जाति का हो जाएगा, कर्म के आधार पर है वो जाति खत्म हो गई। तो पहले दोस्तों श्रम का विभाजन था, लेकिन उसमें स्वतंत्रता थी कि आप कोई भी श्रम चुन सकते हैं, लेकिन उसके बाद में हमने वो
जन्म के आधार पर कर दिया, इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह है, यही आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। यानी कि आप जब कोई भी काम को 10 आदमियों में बांटते हैं तो आप श्रम का ही विभाजन नहीं करते हैं, काम का ही विभाजन नहीं करते हैं, बल्कि आदमी को भी आप बांट देते हैं। मान लीजिए कि एक को आपने जूते बनाने का काम दे दिया, ठीक है, वो मान लीजिए शूद्र समाज का है, दूसरा मान लीजिए सवर्ण समाज का है, आप उसको थोड़ी आप जूते बनाने का काम देंगे। तो इसी प्रकार ये आदमी का भी विभाजन करता है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, होना चाहिए, परंतु किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों का विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। तो ये कह रहे हैं कि भाई श्रम विभाजन ये नहीं कहता तुमसे कि तुम जाति बनाओ, जातियों के नाम पे वर्ग बना दो। श्रम विभाजन जरूरी है, महिलाएं किसी काम कर सकती हैं, पुरुष किसी काम कर सकते हैं, बच्चे किसी काम को, बूढ़े किसी काम को। तो श्रम विभाजन जरूरी है, आदमी के हिसाब से काम देना जरूरी है, लेकिन जाति बनाना, उसको परंपरा बनाना, ये ज़रूरी नहीं है। भारत की जाति प्रथा की एक और विशेषता यह है कि यह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित विभिन्न वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। विश्व के अन्य देशों में दोस्तों श्रम का विभाजन जरूर किया जाता है, लेकिन उसके आधार पे, जातियों के आधार पे उसे ऊंचा नीचा नहीं बनाया जाता है। यदि किसी ने मान लीजिए जूते बनाने का काम लिया तो उसको दोस्तों छोटा बना दिया जाएगा, और किसी ने मान लीजिए और कोई काम खेती काम ले लिया, उसको बड़ा बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार का जो उदाहरण है वो विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या समाज सक्षम श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिससे वह अपना पेशा या कार्य का चुनाव कर सकें। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना ही दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है। तो दोस्तों श्रम विभाजन अलग चीज़ है और जाति प्रथा का निर्धारण है वो अलग चीज़ है। श्रम विभाजन तो ये है कि बच्चा पैदा होगा, काम करने लायक होगा तो वो अपने अनुसार स्वतंत्रता के अनुसार श्रम का कोई भी चुनाव कर लेगा, मुझे ये काम करना है। लेकिन जाति प्रथा ये है कि दोस्तों आप जब गर्भ में हैं, ठीक है, आपके माता पिता ने आपके जिस कुल में है उसी के अनुसार है, अपने माता पिता ने जो काम किया है उसी के अनुसार आप काम का विभाजन कर देंगे। यदि ये आप शूद्र है तो भैया ये तो ये काम करेगा, ये तो झाड़ू लगाएगा, ये करेगा, ठीक है। तो यही दोस्तों जाति प्रथा है। जाति प्रथा पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध भी देती है। यदि आपने मान लीजिए किसी जाति में, कुंभकार जाति में, तो फिर आप उसी काम को आपको करना पड़ेगा। शूद्र यदि जाति में ले लिया, मान लीजिए आपने हरिजन जाति में लिया, आपको झाड़ू पोंछा ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक पेशे से बांध भी देती है, फिर आप उससे हट नहीं सकते हैं। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों ही मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्राय आती है क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास कभी कभी अकस्मात परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ती है। भाई किसी बार मान लीजिए कि ये काम नहीं चल रहा है, ठीक है, पहले मान लीजिए चमड़े की जूतियाँ पहनते थे, आज के समय में कोई नहीं पहन रहा है, तो ये काम मान लीजिए नहीं चल रहा है, तो फिर समय के अनुसार है वो पेशा भी बदलना पड़ता है। लेकिन आप जिस जाति में पैदा हो गए तो आपको वही काम है वो करना पड़ेगा। और यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता ना हो तो इसके लिए भूखा मरने के अलावा क्या चारा रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती है जो उसका पैतृक पेशा ना हो। यानी कि हिंदू धर्म में जाति की ऐसी व्यवस्था है जो उसको वही पेशा चुनना पड़ेगा जो उसके पिता ने किया है, दादा ने किया है, परदादा ने किया है, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख व प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है। मान लीजिए कोई आदमी है वो खेती करने में कुशल है, अच्छा जानकार है, ठीक है, लेकिन वो भाई साहब जाटव समाज से आता है, ठीक है, शूद्र समाज से आता है, तो फिर उसको खेती का कोई भी काम नहीं करने दिया जाएगा, ठीक है, कि आपका तो काम है कि आप तो भाई मुर्दों का है, मुर्दों को उनको ले जाओ और उनकी खाल की जूतियाँ बनाओ, ये काम वो काम। तो इस प्रकार दोस्तों जिस काम में पारंगत था वो काम छूट गया, वो काम वो कर नहीं सकता है क्योंकि वो जानता नहीं है, ठीक है, तो फिर आदमी क्या है, बेरोजगार होता है, निठल्ला होता है। तो इस प्रकार की बात है वो अम्बेडकर जी कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना
तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई भी स्थान नहीं रहता। तो ये दोस्तों श्रम विभाजन की विशेषता बताई जा रही है कि जाति प्रथा जहाँ पे होती है वहाँ पे श्रम का विभाजन है वो किस प्रकार किया जाता है। तो यहाँ में मनुष्य की व्यक्तिगत इच्छा को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, उस पर थोप दी जाती है। ठीक है, रुचि का कोई भी महत्व नहीं दिया जाता है। पूर्व लेख ही इसका आधार है। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं जितनी बहुत से लोगों द्वारा निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ केवल व्यवस्थावश करते हैं। यानी आज जाति के आधार पर बहुत सारे लोगों को ऐसे ऐसे काम करने पड़ रहे हैं जिसको वो नहीं करना चाहते हैं। ऐसी स्थिति स्वभावतः मनुष्य को दुर्भावना के ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। मान लीजिए यदि आदमी अपना व्यवसाय अपने अनुसार चुने, जो उसको अच्छा लगता है वो वही काम करे, तो दोस्तों उसमें वो पारंगत भी होगा और अच्छा उसमें उत्पादन भी कर सकेगा। ऐसी स्थिति में जहाँ काम करने वालों को न दिल लगता है न दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। आदमी दोस्तों पारंगत उसी में होता है जिसमें वो मन लगा करके, दिल लगा करके, ध्यान लगा करके दोस्तों काम करता है, रुचि के अनुसार काम करता है। अतः यह निर्विवाद है, बिना किसी विवाद के रूप से सिद्ध हो जाता है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा हानिकारक है। तो जाति प्रथा का यहाँ पर दोस्तों इन्होंने आर्थिक पहलू बताया कि किस प्रकार ये काम का विभाजन करती है, जिससे कि आदमी बेरोजगार हो जाता है, उसकी रुचि की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसे स्वतंत्रता नहीं दी जाती, जीवन भर उसे एक ही पेशे में बांध दिया जाता है। तो ये आर्थिक रूप से भी समाज को है वो गिराती जा रही है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक प्रेरणा, रुचि, आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक नियमों में जकड़कर उसे निष्क्रिय बना देती है। दूसरा दोस्तों इनका लेख है मेरी कल्पना का आदर्श समाज। जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों को, नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यह अस्वाभाविक भी नहीं है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे, यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। भाई अम्बेडकर कह रहे हैं कि जाति प्रथा है वो बिल्कुल निराधार है, इसका कोई भी आधार नहीं है, बुरी है। तो फिर लोग पूछेंगे भाई तेरे अनुसार है वो समाज की रचना कैसे की जा सकती है, क्या जातियाँ नहीं होनी चाहिए, फिर कैसे मतलब एक आदर्श समाज है वो निर्मित किया जा सकता है, तुम बताओ। ठीक है, यदि ऐसा पूछेंगे तो मेरा उत्तर होगा मेरा आदर्श समाज है वो समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृता पर, बंधुता पर आधारित होगा। मोस्ट दोस्तों इसका यदि इस लेख का प्राण है वो है स्वतंत्रता, समता और बंधुता, यानी कि भ्रातृत्वता। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अम्बेडकर के अनुसार है एक सभ्य समाज के लिए, आदर्श समाज के लिए किन 3 तत्वों का होना आवश्यक है, कौन से तत्व का नहीं होना आवश्यक है। तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। क्या यह ठीक नहीं है? भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए जिससे कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे तक संचारित हो सके। ऐसे समाज के बहुविध हितों में सबका भाग होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आवाज़, संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है, यानी एक दूसरे को मिलना चाहिए, सबके हितों में दूसरे का हित का, सबके सुख में सुखी, सबके कामों में भाग लेना चाहिए। ठीक है, आदमी का लक्ष्य है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा का कल्याण हो। ये दोस्तों यदि भावना है तो वो भ्रातृत्वता का रूप है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति ही नहीं, लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति या समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। तो लोकतंत्र को दोस्तों क्या बताया है? सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति और समाज के सम्मिलित अनुभवों का आदान प्रदान बताया है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी कोई क्या आपत्ति हो सकती है? गमनागमन की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता के अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। ठीक है, इस प्रकार संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने का अधिकार जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके, के अर्थ में भी स्वतंत्रता पर कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों न प्रदान की जाए। जब भाई आपको स्वतंत्रता में कोई आपत्ति नहीं है तो फिर आदमी को जीविका चुनने का भी तो अधिकार दिया जाए। क्यों आप जाति के आधार पर जीविका व श्रम विभाजन कर रहे हैं? ठीक है, जाति प्रथा के पोषक जीवन, शारीरिक सुरक्षा, संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता का अर्थ होगा कि अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। क्योंकि दास्ता केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता, दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिससे कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों द्वारा निर्धारित व्यवहार
एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। तो ये भी दोस्तों एक दास्ता का रूप है। ये नहीं कि आप अंग्रेजों के गुलाम थे तो वही दास्ता थी, कानूनी रूप से गुलाम थे, राजनीतिक रूप से गुलाम थे तो वही दास्ता थी। आप एक समाज में यदि किसी को किसी के ऊपर, मान लीजिए मुझे किसी दूसरे द्वारा कहे हुए काम को ज़बरदस्ती करना पड़ रहा है, तो वो भी एक गुलामी है, वो भी दास्ता है। यह स्थिति कानूनी पराधीनता ना होने पर भी पाई जा सकती है। उदाहरणार्थ जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहाँ कुछ लोगों को अपनी इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। अब आइए समता पर विचार करते हैं। क्या समता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? फ्रांसीसी क्रांति में नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। समता के आलोचक यह कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते, और उनका यह तर्क वजन भी रखता है, लेकिन तथ्य होते हुए भी यह विशेष महत्व नहीं रखता, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है। मनुष्य की क्षमता 3 बातों पर निर्भर करती है। शारीरिक वंश परंपरा, उसकी शारीरिक वंश परंपरा कैसी है, मजबूत है या कमजोर है। सामाजिक उत्तराधिकार अथवा सामाजिक परंपरा के रूप माता पिता के कल्याण की कामना, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशेषता प्राप्त करता है। और अंत में मनुष्य के अपने प्रयत्न, यानी कि सबसे पहले तो उसकी जो क्षमता है वो 3 बातों पर निर्भर करती है, यानी कि शारीरिक वंश परंपरा, उसके वंश में कैसी, उसकी शरीर कैसा है, कोई रोग धोग तो नहीं है। दूसरा है दोस्तों उसकी शिक्षा करना, ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, मनुष्य माता पिता की कल्याण भावना, उसकी समाज में उसकी परिवार का क्या स्थान है, उसका क्या स्थान है। और तीसरा दोस्तों उसका करता है मनुष्य के अपने प्रयत्न। यदि मनुष्य कठोर प्रयत्न करता है तो वो दोस्तों उसकी क्षमता को प्रमाणित करता है। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते, सबकी ये दोस्तों अलग अलग होता है। कोई किसी जाति में पैदा हुआ, कोई किसी में, कोई गरीब है, कोई अमीर है, किसी का शरीर कमज़ोर है, किसी का लंबा है, छोटा है, ठीक है, कोई कम प्रयत्न करता है, कोई ज़्यादा प्रयत्न करता है। तो इस दृष्टि से सभी हैं वो असमान है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उसके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? भाई समता, कोई असमान है तो वो केवल ईश्वर की देन है। शारीरिक विभिन्नताएं हैं, आप मनोविज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं कि ठीक है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं दोस्तों, वो ईश्वर की होती हैं, उसमें मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है। पर क्या आप ये चाहते हैं कि आप इन विभिन्नताओं के आधार पर उनके साथ में आप असमान का व्यवहार करें? समाज को इसका आदेश है वो कभी नहीं देना चाहिए। व्यक्ति विशेष के दृष्टिकोण से असमान प्रयत्न के कारण असमान व्यवहार को अनुचित नहीं कहा जा सकता। साथ ही प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता का विकास करने का पूरा प्रोत्साहन देना सर्वथा उचित है। परंतु यदि मनुष्य प्रथम 2 बातों में असमान है तो क्या इस आधार पर उसके साथ भिन्न व्यवहार उचित है? उत्तम व्यवहार के हक की प्रतियोगिता में वे लोग निश्चय ही बाजी मार ले जाएंगे जिन्हें उत्तम कुल, शिक्षा, पारिवारिक ख्याति, पैतृक संपदा, व्यावसायिक प्रतिष्ठा का लाभ प्राप्त है। मान लीजिए कि कोई असमान लोग है, एक तो गरीब है, शरीर से भी सही नहीं है, नीचा कुल है, जो भी है दोस्तों सब कुछ उसके पास में कम है, और एक के पास में अच्छा है सब कुछ, तो हमेशा ज़िंदगी में वही आगे रहेगा ना भाई। तुमको उसे समान कहाँ किया है? एक गाड़ी का मान लीजिए टायर पंचर है और एक के मतलब तंदुरुस्त है, या फिर एक में कम हवा भरी हुई है, तो भाई ज़्यादा तेज़ वही दौड़ेगी ना जिसके पूरा साजो सामान सब दुरुस्त है। तो इस प्रकार पूर्ण सुविधा संपन्नों को ही उत्तम व्यवहार का हकदार माना जाना संभव वास्तव में निष्पक्ष निर्णय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह सुविधा संपन्नों के पक्ष में निर्णय देना होगा। अतः न्याय का तकाजा यह है जहाँ हम तीसरे प्रयासों की असमानता, जो मनुष्य के अपने वश की बात है, आधार पर मनुष्य के साथ असमान व्यवहार को उचित ठहराते हैं। भाई तीसरा जो उदाहरण है, यानी मनुष्य अपना प्रयत्न करता है, वो ही मनुष्य के वश में है। जो पहली 2 चीज़ हैं कि वंश की होनी चाहिए, वंश की मजबूती, और दूसरा है समाज की स्थिति है, तो वो तो मनुष्य के वश में नहीं है, वो तो ईश्वर के हाथ में है कि वो कहाँ पैदा होता है, क्या करता है, ठीक है। वहाँ प्रथम 2 आधारों पर मनुष्य के अपने बस की बातें नहीं हैं, पर उनके साथ में असमान व्यवहार नितांत अनुचित है, और हमें ऐसे व्यक्तियों के साथ यथासंभव समान व्यवहार करना चाहिए। दूसरे शब्दों में समाज की यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो यह संभव है जब समाज के सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर और समान व्यवहार उपलब्ध कराए जाएं। समता का औचित्य यहीं पर समाप्त नहीं होता, इसका और भी आधार उपलब्ध है। एक राजनीतिज्ञ पुरुष का बहुत बड़ी जनसंख्या से पाला पड़ता है। अपनी जनता से व्यवहार करते समय राजनीतिज्ञ के पास ना तो इतना समय होता है और ना प्रत्येक के विषय में इतनी जानकारी ही होती है, जिससे वह सबकी अलग अलग आवश्यकताओं तथा क्षमताओं के आधार पर वांछित व्यवहार अलग अलग कर सके। वैसे ही आवश्यकताओं और क्षमताओं के आधार पर भिन्न व्यवहार कितना भी आवश्यक अथवा औचित्यपूर्ण क्यों ना हो, मानवता के दृष्टिकोण से समाज 2 वर्गों तथा श्रेणियों में नहीं बांटा जा सकता है। ऐसी स्थिति में राजनीतिज्ञ को अपने व्यवहार में एक व्यवहार्य सिद्धांत की आवश्यकता रहती है, और यह व्यवहार्य सिद्धांत यही होता है कि सब मनुष्यों के साथ में समान व्यवहार किया जाए। राजनीतिज्ञ एक
यह व्यवहार इसलिए नहीं करता कि सब लोग समान होते हैं, बल्कि इसलिए कि वर्गीकरण एवं श्रेणीकरण संभव नहीं होता है। इस प्रकार समता यद्यपि काल्पनिक जगत की वस्तु है, फिर भी राजनीतिज्ञ को सभी परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए उसके लिए यही मार्ग भी रहता है, क्योंकि यही व्यावहारिक भी है और यही उसके व्यवहार की एकमात्र कसौटी भी है। मान लीजिए कि अलग अलग लोग हैं भाई, अब अलग अलग की आवश्यकताओं का ज्ञान है वो एक राजनेता को नहीं होता है कि किस किस के अलग, भाई आपको किसी को धन की ज़रूरत है, किसी को अपना घर बनवाना है, किसी को सड़क चाहिए, तो ऐसे यदि सबसे पूछा चलेगा तो ये दोस्तों तर्क संगत नहीं है। तो वो सबकी ही कि भाई हाँ हम आधारभूत सुविधा दे देंगे, भोजन कपड़ा मकान सब कुछ, तो वो इस प्रकार से सबके साथ में समान व्यवहार है वो करता है। तो ये दोस्तों हो गया आपका पूरा पाठ। ठीक है, अब हम दोस्तों अम्बेडकर के श्रम विभाजन को एक ही रूप न मानने के पीछे अम्बेडकर क्या तर्क हैं, जाति प्रथा भुखमरी के कारण कैसे बनती है, क्योंकि आदमी को अपने अनुसार है वो व्यवसाय नहीं चुनने की स्वतंत्रता दी जाती है, इसलिए वो काम को नहीं कर पाता, बेरोजगार हो जाता है। दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है, दास्ता की व्यापक परिभाषा ये है कि राजनीतिक दास्ता ही नहीं बल्कि किसी काम को व्यक्ति को किसी के व्यवस्था में करना पड़ रहा है तो वो भी एक दास्ता का रूप है। ठीक है, और दोस्तों समता समानता भ्रातृत्वता को लेखक ने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं, आप इस बात भ्रातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं। ठीक है, अम्बेडकर ने जाति प्रथा के लचीलेपन की कार्यकुशलता पर, जाति प्रथा का प्रभाव विषय पर, जाति भेद का उच्छेद, इस विषय पर गांधी जी के साथ उनके संवाद की जानकारी, हिंद स्वराज नामक पुस्तक, तो ये आपकी गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों ये आपका हो गया दोस्तों अम्बेडकर। ठीक है, तो आज हमने दोस्तों अंतिम पाठ अम्बेडकर को 18वें पाठ को पढ़ लिया है। इसके बाद में दोस्तों हम दूसरी पुस्तक है उसके 4 पाठ हैं, उनको भी दोस्तों जल्द ही सिल्वर बैडिंग है मनोहर श्याम जोशी का। ठीक है, जूझ उपन्यास है आपके आनंद यादव का। ठीक है, तो इनका दोस्तों हम जल्द ही 4 दिन में 2 दिन में दोस्तों अध्ययन कर लेंगे, फिर उसके बाद में आपके पद्य की दोस्तों शुरुआत है वो हो जाएगी। तो इस प्रकार जल्द ही दोस्तों हमारी 5-7 दिनों के अंतर्गत 10 दिनों के अंतर्गत हमारी जो 12वीं क्लास है वो क्लियर हो जाएगी। उसके बाद में हम 11वीं क्लास पे आएंगे दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि दोस्तों अभी तक आपने पिछली क्लासें नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, और यदि आप हमारे साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर दोस्तों हिंदी साहित्य UGC नेट के लिए, 2nd ग्रेड के लिए, 1st ग्रेड के लिए, और दोस्तों 9 से लेकर के 12 तक की NCERT की हिंदी की किताब जो आपके 2nd ग्रेड में और 1st ग्रेड में शामिल हैं, वो दोस्तों बहुत ही अच्छे ढंग से बहुत विस्तृत व्याख्या के साथ में पढ़ाई जा रही है। तो चलिए आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।